बच्चों, हम लोग अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर में जो पढ़े थे कल, उसके विषय में थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा दोहराव कर लेते हैं। तो कल हमने आज जाना कि भौतिक रूप से अम्ल और क्षार को कैसे पहचानते थे भौतिक रूप में। तो भौतिक रूप में पहचानने का तरीका ये था कि अगर किसी पदार्थ का स्वाद खट्टा है तो वो अम्ल की श्रेणी में चला जाता था। अगर उसका स्वाद कसैला है तो वो क्षार की श्रेणी में चला जाता है। लेकिन कुछ अम्ल प्रबल भी होते हैं, कुछ क्षार प्रबल भी होते हैं जो हमारे त्वचा में पड़ने पर बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, मतलब हमारे त्वचा को जला भी सकते हैं। यही गुण प्रबल अम्ल में भी होता है और यही गुण प्रबल क्षार में भी होता है। तो उनको हम स्वाद अपने जबान पे रखकर उनका स्वाद लेकर हम नहीं पता लगा सकते कि अम्ल है क्षार है, चूँकि हमें उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, हमारे जीभ को जला सकता है वो। तो इसके लिए आगे चलकर लिटमस पेपर बनाया गया। लिटमस पेपर से क्या हुआ, लिटमस पेपर से कैसे पहचान करते थे कि अगर हमने किसी पदार्थ में नीले लिटमस पेपर को डाला और वो नीला लिटमस पेपर बदल कर लाल हो गया, उसका रंग बदल गया, लाल हो गया, तो फिर निश्चित रूप से अम्ल होगा। ठीक है, चूंकि प्रबल अम्लों की पहचान ऐसे ही कर सकते थे ना उस समय पे। चूंकि प्रबल अम्ल को अगर हम जबान से चेक करके देखेंगे तो स्वाद खट्टा तो लगेगा, लेकिन एक समस्या जरूर उत्पन्न हो जाएगी कि हम दोबारा किसी स्वाद को लेने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी जबान जल जाएगी ना। ठीक है, आप समझदार हैं, इस बात को समझ सकते हैं। और अगर प्रबल क्षार को ऐसे ही हमें चेक करना हो, ठीक है ना, प्रबल क्षार को ही ऐसे चेक करना हो, तो लाल लिटमस पेपर को डालेंगे, अगर बदले में वो नीला लिटमस पेपर हो जाएगा तो निश्चित रूप से क्षार है। ठीक है, प्रबल क्षार प्रबल हम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि प्रबल क्षार ही इतने खतरनाक हैं, तो दुर्बल क्षार कैसे है? दुर्बल क्षार में आप इमली समझ लीजिए, और संतरे का रस है, नींबू का रस है, ये दुर्बल अम्ल में आएगा। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल में आएगा, ये हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। हालांकि हमें पहले से नहीं पता होता कि कौन दुर्बल है कौन प्रबल है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए कि जो हम पहले स्वाद से पता लगाते थे वो सेफ नहीं था, क्योंकि अगर बाई चांस वो प्रबल अम्ल हुआ तो हमारे जबान को तो जला देगा, तो ये सेफ नहीं था। दूसरा तरीका ये निकाला गया। फिर तीसरा तरीका एक वैज्ञानिक आए, पीएच सॉरेंसन, जिन्होंने पीएच स्केल दिया। ठीक है, तीसरा तरीका ये बताया कि जिसका पीएच मान 7 से कम आए वो अम्ल है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक आए वो क्षार है। तो ये 3 तरीके थे हमें अम्ल पहचाने के पहले के समय में। ठीक है, लेकिन होता है ना कि बहुत से वैज्ञानिक आते हैं, वो अपना अपना तरीका देते हैं। तो ऐसे एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने रासायनिक रूप से पहचान करने में हमारी मदद करी। उनका नाम था आर्हेनियस। ठीक है, उन्हीं के सिद्धांत, उन्हीं का जो सिद्धांत आया, उन्हीं के सिद्धांत को हमने आर्हेनियस के सिद्धांत के नाम से पढ़ा था कल। उसके बाद इनमें कुछ कमियां थी, इनकी कमियां जो थी वो भी हम पढ़ेंगे, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम अगर पूरी जानकारी करना चाहते हैं तो इनकी जो कमियां थी उनको जानने में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगा। और वैसे भी आपको फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ना ही है, ये तीनों सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर क्लास में। तो इनकी कमियां अगर हम पढ़ लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। हालांकि अभी कल की एक बात और बाकी है कि कल हमने पढ़ा था कि जो अम्ल है, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार जो हमने अम्ल की परिभाषा पढ़ी थी, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार हमने जो अम्ल की परिभाषा पढ़ी थी वो ये थी कि अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, ये हमारे पेपर में है, ये हमारे कोर्स में है, आर्हेनियस के सिद्धांत। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में डालने पर, मतलब अम्ल एक पदार्थ है, ठीक है, कोई कागज में कोई पदार्थ ले लो, समझ लो। ठीक है, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, हमने कल पढ़ा था, इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे कि जैसे HNO3, HNO3 क्या है, अम्ल है। तो ये HNO3 अम्ल है, तो ये जलीय विलयन में क्या देता है, एक्वेटिक मैंने बताया था, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन H+ को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि ये हाइड्रोजन का धनायन है लेकिन आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, NO3 ये भी आयन के रूप में है, निगेटिव आयन, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है।
ठीक है, ये इसको हाइड्रोजन का धनायन बोलते हैं। तो जो आर्हीनियस ने बताया, उन्होंने ये बताया कि अगर अम्ल को अगर हम जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन का धनायन मिलेगा। उनकी बात सही भी थी। ठीक है, तो अच्छा, आप लोग एक बात और सोच रहे होंगे कि जब हमें ये पता है कि ये अम्ल है तो हमें हाइड्रोजन के धनायन या रेनायन चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक आते हैं, वो अपना अपना तरीका देते हैं। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि एक छोटा सा बच्चा अगर एक बैट लेकर कोई बॉल खेल रहा हो, तो आप उसको सिखाने चले जाएंगे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे खेलो। ठीक है, चूँकि आप उससे बेहतर दे सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कोई बेहतर दे सकता होगा तो वो आपको हटा देगा और आपको सिखाएगा, और उसको कोई बेहतर सिखा सकता होगा तो वो आएगा और उसको हटा देगा। तो ऐसे ही आर्हीनियस आए। आर्हीनियस ने सोचा कि ये जो पुरानी परिभाषाएं हैं, ये ये तरीके हैं अम्ल क्षार पहचानने के, ये बेस्ट नहीं है, हम एक बेस्ट तरीका देते हैं। तो ऐसे ही आर्हीनियस ने अपना बेस्ट तरीका दिया। हालांकि बेस्ट नहीं था उनका तरीका, कुछ कमियां थी उनकी। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि जितने भी अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में, अर्थात उनको जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। हमने 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखा था। ठीक है, आज हम आर्हीनियस के ही अकॉर्डिंग उनका एक दूसरा सिद्धांत देखेंगे क्षार के लिए, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आर्हीनियस का सिद्धांत क्षार के लिए, तो बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना, जैसे अम्ल के लिए पढ़ा था वैसे बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो क्षार क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन को OH माइनस कहते हैं। ध्यान रखना, क्षार वे पदार्थ है जो जल में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देते हैं। ठीक है, एक बात और मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे NaOH क्षार है, अगर इसको हम जल में डालेंगे एक्वेटिक, इसको इसका जलीय विलयन बनाएंगे, तो ये सोडियम आयन, Na सोडियम होता है, तो NaOH, फिर से बोल दूं मैं, NaOH एक क्षार है। ठीक है, और मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि आपको अलग से समझ में आए कि OH अलग है। ठीक है, पहले एग्जांपल में मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको जब OH मैं अलग करूं तो दिख जाए आपको कि NaOH क्षार है, और जब इसको अलग करेंगे तो मतलब इसको जल में डालेंगे तो ये आयनों के रूप में विभाजित हो जाएगा, तो Na पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयन। तो ये क्षार था, तो इसका जलीय विलयन ने क्या मुक्त किया, इसके जलीय विलयन ने हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त किया। ठीक है, तो जितने भी क्षार हैं इनके अकॉर्डिंग, आर्हीनियस के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जितने भी क्षार हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। तो जैसे ये के है, तो KOH, ठीक है, ये क्षार है, तो इसको मैंने इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो ये के जब इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये के पॉजिटिव आयन देगा, प्लस जो के जब अलग होता है तो ये आयनों के रूप में ही टूटते हैं। ठीक है, तो ये जब इनका वियोजन होता है तो ये आयनों के रूप में ही टूटते हैं। तो के पॉजिटिव आयन, और जो ये OH बचा है, OH ये निगेटिव आयन। ठीक है, तो ये क्षार था, इसने निगेटिव आयन दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्षार है कैसे पता, तो ये प्रयोग का विषय है ना, ये प्रयोग से पहले ही पता था। मतलब कि अगर इसमें ये क्षार है, अगर इसमें लाल लिटमस पेपर डाला गया होगा तो ये नीला हो गया होगा, तो ये तो पहले से पता था कि ये क्षार है। लेकिन आर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे मेरी बात समझना, ये क्षार ही हमें पहले से पता था। पहले कैसे पता था, क्योंकि हमारे पास लिटमस पेपर था ना, लिटमस पेपर था, तो लाल लिटमस पेपर को अगर इसमें डाला होगा तो वो नीला हो गया होगा, तो हम जान गए थे निश्चित रूप से कि ये क्षार ही है। लेकिन आर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस, ये भी क्षार है। इसको देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको कैसे हम आयनों के रूप में वियोजित करेंगे। तो यहाँ पे Ca पॉजिटिव चार्ज, 2 बार पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, और 2OH निगेटिव चार्ज। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आयन होते हैं वो टोटली बैलेंस्ड होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। अभी आपको थोड़ा सा बताया दे रहा हूँ कि ये जो है इसमें कोई आयन नहीं लगा है, ना इसमें प्लस है
ना माइनस है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये डबल लगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ कैसे। सी ए OH का होल ट्वाइस है, तो सी ए OH का होल ट्वाइस ये बैलेंस्ड होता है, जो इधर होगा वही इधर होगा बैलेंस्ड करने पर। यहाँ पे ये उदासीन है, उदासीन का मतलब इसमें जीरो, शून्य, शून्य आवेश है, मतलब आयनों के रूप में अगर इसको जोड़ेंगे तो इसमें शून्य है। इसमें कैसे, इसमें दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इसमें दो ही निगेटिव चार्ज हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो दो निगेटिव चार्ज हैं, तो दो प्लस का और दो माइनस का, शून्य हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये बना कैसे मैं आपको बता दूं। सी ओ एच का होल ट्वाइस है, तो इसको मैं बताने जा रहा हूँ कैसे बनाइए। तो जैसे लिखा हुआ है सी ए ओ एच का होल ट्वाइस। बच्चों आप लोग 9th में संयोजकता पढ़े होंगे, तो आपको बता दूं कि संयोजकता के हिसाब से, मैं आपको संयोजकता के हिसाब से बता रहा हूँ, संयोजकता के साथ, संयोजकता आपको थोड़ा सा बताया गया होगा कि जो ये दो होता है, ये क्रॉस इधर ले आते हैं तो ये दो इधर आ जाएगा। ठीक है, और सी ए के पास कितने हैं, सी ए के पास एक है, ये कैल्शियम, ये एक पूरा तत्व है, इसके पास कितने, एक है। जब कुछ ना लिखा हो तो यहाँ पे एक होता है। तो संयोजकता क्रॉस निकाली जाती है, ध्यान रखना बच्चों। ओ एच के पास दो है तो इसको दो को इधर ले आए, और सी ए के पास कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पे एक छिपा था तो एक इधर ले आए। तो यानी कैल्शियम की संयोजकता दो हो गई और ओ एच की संयोजकता एक हो गई। तो जितनी इसकी संयोजकता होगी उतने ही उसके चार्ज लगते हैं। तो सी ए पर दो, तो सी ए पे दो चार्ज लगा था, ओ एच के नीचे एक है तो ओ एच पे एक चार्ज दिखाया गया था। और जो ये टू है, ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। आया समझ में। ठीक है बच्चों, और ऐसे मैंने इसको किया। ऐसे एम जी OH का होल ट्वाइस, इसको भी समझ लेते हैं। तो एम जी OH का होल ट्वाइस क्या है, एम जी OH का होल ट्वाइस ये भी क्षार है, तो इसको संयोजकता के रूप में विभाजित करते हैं। तो ये तो फार्मूला है एम जी OH का होल ट्वाइस। तो ये दो जब संयोजकता के रूप में विभाजित करेंगे इसको, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी दो, और एम जी में कुछ लिखा नहीं, मतलब यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो यहाँ पे जब एक छिपा हुआ तो वो इसके नीचे आ जाएगा। यानी जब इसको विभाजित करेंगे तो एम जी के नीचे दो है, यानी मैग्नीशियम की संयोजकता दो है, तो एम जी प्लस प्लस, और ओ एच की संयोजकता एक है, मीन्स निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे दो लिखा तो यहाँ पे इसको दो बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस प्लस और टू ओ एच डाइन। तो बच्चों आपने समझा, यहाँ पे आपने ये समझा कि कैसे आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार, आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार कैसे क्षार ने जल में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त किया। तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पे अब दो जानकारियाँ इकट्ठी हो गई हैं। आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार आपको दो जानकारियाँ मिल चुकी हैं। पहली जो मोटी मोटी बात है मैं उसको हाईलाइट करने चल रहा हूँ। पहली ये बात कि ऐसे पदार्थ ये पदार्थ है। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे बात मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दें आप, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पदार्थ जल में डालने पर, जो पदार्थ, ये पदार्थ है, जो पदार्थ जल में डालने पर क्या मुक्त करें, हाइड्रोजन आयन मुक्त करें, हाइड्रोजन आयन मुक्त करें, वे सभी पदार्थ, ये सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, वो सभी पदार्थ अम्ल कहलाएंगे। ओके, समझे आप। दूसरी बात, ऐसे पदार्थ, ये पदार्थ है, ऐसे पदार्थ जिनको हम अगर जल में डालें, जल में AQ AQ लिखा है ना, तो ऐसे पदार्थ जिनको हम अगर जल में डालें और वो क्या मुक्त करें, वो हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करें, हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करें, तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। ये दोनों ही परिभाषाएं आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार थी, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था। लेकिन बच्चों आर्हीनियस का जो सिद्धांत था, पहले मैं आपसे बात कर लूँ ये कि आपको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, क्योंकि मैंने कल और आज को रिलेट करके पढ़ाया है। तो हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि जो आर्हीनियस का जो सिद्धांत था उनमें कमियां क्या क्या थी, है ना। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया ना कि आप छोटा सा बच्चा खेल रहा हो और आप अच्छे खासे बल्लेबाजी का ज्ञान रखते हो, तो आप उस बच्चे को सिखाओगे, और अगर आपसे बेहतर कोई आएगा और आपको देखेगा बल्लेबाजी करते हुए तो आपको सिखाएगा,
आपको हटा देगा वहाँ से कि आप ऐसे सीखो। तो ऐसे ही आर्हीनियस का सिद्धांत जब सारे वैज्ञानिकों के बीच में आया तो ऐसे ही बहुत सारी कमियां निकाली। तो वो कमियां क्या थी, आइए हम लोग जानते हैं। तो वो कमियां क्या थी समझ लीजिए। जिनकी कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे। तो पहली तो कमी यही थी कि अगर हमें कोई अम्ल क्षार का पता लगाना है, अगर हमें अम्ल क्षार का पता लगाना है तो उस पदार्थ को पहले जल में घुलना आवश्यक था। मतलब अगर हमें अम्ल क्षार पता लगाना तो उसको जल में नहीं, उसमें बता रहे थे जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो उसको जल में घोलना जरूरी था। और बाई चांस हमारे पास जल नहीं हो, जहाँ पे पता करने की जरूरत हो वहाँ पे जल ना हो, तो पहली कमी तो ये थी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी कमी नहीं थी, ठीक है। दूसरी बात जिसका वो जवाब नहीं दे पाए, जल। जब जल की बात करें तो जल का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, रासायनिक सूत्र जानते होंगे, H2O होता है। तो बहुत से वैज्ञानिकों ने बात कही, तर्क दिया कि जल तो हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मुक्त करता है। मतलब जब जल को जल में ही डालेंगे, ये जल को डिकम्पोज करेंगे, तो जल तो हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मुक्त करता है। तो इस हिसाब से अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मुक्त करता है तो जल अम्ल भी हुआ, जल क्षार भी हुआ। क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है तो अम्ल होता है, और हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है तो क्षार होता है। तो जल तो दोनों मुक्त करता है, तो जल हुआ क्या, इस बात का वो जवाब नहीं दे पाए आर्हीनियस। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कैसे। बच्चों, H2O जो होता है उसको हम लोग HOH लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसमें H2 है, इसमें भी H2 है, O1 है, O1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको इसको अलग अलग करेंगे जब H, तो हाइड्रोजन आयन बनेगा। इस OH को जब अलग करेंगे तो OH आयन बनेगा। तो वही बात कह रहे थे, जब अन्य वैज्ञानिकों ने उनसे प्रश्न पूछा कि जो जल होता है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड दोनों मुक्त करता है, तो जल हुआ क्या, और इसकी व्याख्या आर्यनस नहीं कर पाए। उनका वो जवाब नहीं दे पाए। अब जानते हैं कि वो कैसा फील कर रहे होंगे उस समय। धज्जियां उड़ा दी अन्य वैज्ञानिकों ने उनकी, मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न करके, है ना। कोई वैज्ञानिक बताओ इतनी खोज करे उसके बाद अगर कोई वैज्ञानिक ऐसी धज्जियां उड़ाए तो वो कैसा फील करेगा। ठीक है, हालांकि हम तो हमारी कोई इतनी औकात नहीं है कि हम किसी की धज्जियां उड़ाएं। ठीक है, उन्होंने खोज किया, यही बहुत बड़ी बात है आर्यनियस के लिए कि उन्होंने कदम तो उठाया रासायनिक तौर पे पहचानने के लिए। ठीक है ना। तो आप समझ सकते होंगे कि उन्होंने उस समय की कितनी बड़ी उपलब्धि थी ये करना। तो हम तो कोई कमियां नहीं निकाल सकते, लेकिन उनकी जो अन्य वैज्ञानिकों ने कमियां निकाली वो क्या क्या थी, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये आई। तीसरी जो कमी थी तीसरी कमी थी कि आर्हीनियस के अनुसार जल में केवल और केवल दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जल में केवल दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन आयन तथा दूसरा है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, आर्यनियस ने ये बताया कि जल में केवल दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन प्रयोगों से ये पता चलता है कि जल में एक तीसरे प्रकार का भी आयन पाया जाता है, H3O+, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और इसकी व्याख्या भी आर्यनियस नहीं कर सके। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों बातों से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी होगा आप लोगों को। अमोनिया इसका फार्मूला होता है NH3। अमोनिया क्षार है, ये बात हमको पहले से पता है। अमोनिया क्षार है, पहले से पता। क्यों, फिर से वही प्रश्न है, कैसे पता कि अमोनिया क्षार है। तो भौतिक रूप से तो हमने पता ही किया था ना। मतलब अगर इसमें लाल लिटमस पेपर डाला होगा वो नीला हो गया होगा, तो पता चल गया कि अमोनिया क्षार है। परंतु ये जली विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त नहीं करता है। अगर हम आर्यनियस के अकॉर्डिंग बात करें तो OH- आयन तो मुक्त ही नहीं करता। कैसे समझें इसको, जैसे यहाँ पर ये NaOH क्षार है, तो इसके पास OH था तो इसने OH मुक्त कर दिया।
KOH, इसके पास OH था, इसने OH मुक्त कर दिया। CaOH का होल ट्वाइस क्षार है, ठीक है, क्षार है, और क्षार है तो OH था, तो इसने OH मुक्त कर दिया। MgOH होल ट्वाइस क्षार, OH था, मुक्त कर दिया। लेकिन यहाँ पे इनकी जो सबसे बड़ी कमी आई वो ये आई कि NH3, हमें पहले से पता था कि NH3 एक क्षार है, क्योंकि हम इसको भौतिक रूप से पहचान सकते थे। नीली लिटमस पेपर, सॉरी लाल लिटमस पेपर को इसमें डाला और इसने नीला कर दिया तो पता चल गया क्षार है, पता तो था क्षार है। लेकिन आर्हीनियस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको जल में डालें तो ये OH निगेटिव, OH आयन कैसे मुक्त करेगा, कैसे मुक्त करेगा, इसके पास है ही नहीं। मतलब बच्चों आप समझिए कि इसके पास O भी तो होना आवश्यक है, ये है ना, ये क्षार है तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग इसको OH मुक्त करना चाहिए था, लेकिन OH मुक्त कैसे करे जब इसके पास OH है ही नहीं। इनके सबके पास OH थे तो मुक्त कर दिए, लेकिन ये क्षार होते हुए भी OH आयन मुक्त नहीं कर रहा था। और यही इसी चीज की व्याख्या कौन नहीं कर पाए, आर्हीनियस नहीं कर पाए। समझ लीजिए कितनी धज्जियां उड़ रही थी उनकी। ऐसे ही लास्ट है इनकी ड्रॉबैक्स जो बात करें, AlCl3, जिसको हम लोग एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कहते हैं, ये भी अम्ल है। इसको भी भौतिक रूप से पहचानते थे हम, मतलब ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया था तो हमने पहचान लिया ये अम्ल है। लेकिन अब आर्हीनियस के अनुसार बात करें तो ये अगर ये अम्ल है तो इसको जल में डालेंगे तो इसको क्या मुक्त करना चाहिए। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बच्चों, अगर हम आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बात करें और ये अगर ये अम्ल है तो इसको क्या मुक्त करना चाहिए, इसको हाइड्रोजन आयन मुक्त करना चाहिए। लेकिन यही चीज AlCl3 मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये अम्ल है तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग इसको हाइड्रोजन आयन मुक्त करना चाहिए था। लेकिन जब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन मुक्त कैसे करेगा, हाइड्रोजन मुक्त ही नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने ये इन दो बातों की भी व्याख्या नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये 5 कमियां थी जो इनकी व्याख्या नहीं कर पाए। ये जब ये व्याख्या नहीं कर पाए तो इसके आगे मैंने आपको बताया था कि इसके बाद अन्य वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस चीज़ की व्याख्या की। ब्रॉनस्टैड तथा लॉरी आए, इन्होंने शुरू के 4 चीज़ों की व्याख्या कर दी थी, ठीक है, शुरू की 4 चीज़ों की व्याख्या कर दी थी। बाद में एक चीज़ की व्याख्या ये भी नहीं कर पाए थे जिसकी व्याख्या लुई ने किया था। और बच्चों ये दोनों ही आपको इंटरमीडिएट की कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप कह देंगे तो मैं इसको बता भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन दोनों की जो आर्हीनियस के सिद्धांत की जो कमियां थी इन दोनों ने कैसे दूर की ये आपके कोर्स में नहीं है। तो आप चाहे जानो तो अगर बता देना मुझे कमेंट करके, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो बता देना, लेकिन आप इस पर ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि आपके कोर्स में है ये, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को क्लास आज की कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि बच्चों आप लोग मन लगा के पढ़िए। एक बार वीडियो ना समझ में आए 2 बार समझिए, समझने पे ज़्यादा जोर देना, ठीक है बच्चों, ठीक। आगे की क्लास में आगे और बहुत सी चीज़ें अभी आपको अम्ल क्षार के अंतर्गत पढ़ानी है तो मैं आपको और आगे पढ़ाऊँगा और उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझें इस बात को, ठीक है।